गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की आज की करंट अफेयर्स में, आप सभी का स्वागत है। और एवरी डे जो क्लास में हम करते हैं करंट अफेयर्स पर, सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को लेकर वो क्लास होने वाली है। उसके इंपॉर्टेंट 10 से 12 क्वेश्चन हर क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, और उसके बाद महीने के टॉप 100 भी करता हूं। और साथ में वीकली करंट अफेयर भी होती है आपके पास हर संडे को सुबह 10 बजे। तो वो क्लास भी अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ वीकली करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन चलिए बात आज की करंट अफेयर क्लास की कर लेते हैं जल्दी से। क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास के अंदर? पहले इंपॉर्टेंट सवाल की बात करता हूं आपसे मैं। यहां पर सवाल पूछा गया है हाल ही में, भारत के द्वारा जो आरबीआई के जो गवर्नर है भारत सरकार के द्वारा, यानी कि हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा, आप जानते हैं जो राज्यपाल है, गवर्नर हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। और किसी का इस्तीफा हो अगर, तो वो भी राष्ट्रपति जी को ही दिया जाता है। तो हमारे रिसेंटली एक राज्यपाल रही हैं जो कि तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल रही थी। आप जानते हैं उनका नाम था टी सौंदराराजन। इन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो कि हमारी राष्ट्रपति जी ने स्वीकार भी कर लिया। कयास लगाए जा रहे थे कि भाई चुनाव लड़ेंगी, और इस बात पर फैसला भी शायद कंफर्म हुआ या नहीं कि चुनाव लड़ने वाली है लोकसभा का या नहीं फिलहाल। लेकिन जो झारखंड के राज्यपाल है, झारखंड के गवर्नर हैं इस समय, सीपी राधाकृष्णन, उन्हीं को तेलंगाना और पुडुचेरी के भी अतिरिक्त प्रभार को दे दिया गया है। तो बात आपको याद रहेगी, यहाँ पर पुडुचेरी के उपराज्यपाल और तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीपी राधाकृष्णन को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर अगर हम कुछ प्रमुख राज्यों की बात करें, यहाँ पर जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली के अंदर आप जानते हैं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी के द्वारा। जो शराब घोटाला है, जो आबकारी नीति कहलाती है, जो रेवेन्यू से रिलेटेड मामला है शराब से संबंधित, उसको लेकर। और उससे पहले ही आप जानते हैं मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, उसके अलावा संजय सिंह जो कि मेंबर थे राज्यसभा की दिल्ली की सरकार की तरफ से, यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका था। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल की मैं बात कर रहा हूं तो वो विनय कुमार सक्सेना होंगे। अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में, जो सुर्खियों में रहने वाले राज्य हैं मुख्य तौर पर, यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो यहाँ पर आनंदा बोस जो है वो राज्यपाल बने हुए हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे यहाँ पर उड़ीसा के बारे में, तो यहाँ पर रघुबर दास जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रघुबर दास, वो यहाँ के राज्यपाल हैं वर्तमान में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे भाई यहाँ पर बिहार के बारे में, तो बिहार के राज्यपाल के रूप में जो चुने गए वो राजेंद्र अरलेकर होने वाले हैं। आप जानते हैं राजेंद्र अरलेकर बिहार के जो राज्यपाल होंगे। इसी तरह से आपको याद है अभी हरियाणा के अंदर नई सरकार, नए मुख्यमंत्री, नई सरकार तो नहीं, नए मुख्यमंत्री ने शपथ लिए यहाँ पर। हरियाणा के अंदर बंदरू दत्तात्रेय जो है उनके मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर याद रखिएगा, झारखंड के और फिलहाल तेलंगाना और पुडुचेरी के भी राज्यपाल के रूप में काम करने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन आता है। हाल ही में आईपीएल 2024, आप जानते हैं इसकी शुरुआत हो चुकी है आईपीएल के अंदर। और आईपीएल 2024 में कुछ फैसले, कुछ कैप्टनसी को लेकर बात हुई है। कुछ नए कैप्टन हैं। रोहित शर्मा इस बार कैप्टनसी नहीं कर रहे, महेंद्र सिंह धोनी कैप्टनसी नहीं कर रहे, विराट कोहली तो काफी लंबे समय से कैप्टनसी नहीं कर रहे थे। इसके अलावा भी काफी सारे परिवर्तन हुए हैं जो इस बार के आईपीएल में। और याद रखिएगा आईपीएल 2024 में दिल्ली की जो कमान होगी, दिल्ली के जो कप्तान होंगे वो ऋषभ पंत होंगे। गुजरात टाइटंस की जो टीम है यहाँ पर, वहां पर पार्थिव पटेल की जगह, सॉरी माफ कीजिएगा, हार्दिक पांड्या की जगह पर गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल जो है वो कप्तानी करने वाले हैं। महेंद्र सिंह धोनी एमएसडी नहीं होंगे कैप्टन। अब जो चेन्नई सीएसके की टीम है, चेन्नई सुपर किंग की, वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, ऋतुराज गायकवाड़ होंगे। इसी तरह से आपको याद होगा मुंबई इंडियंस की बात करें तो यहां पर हार्दिक पांड्या कैप्टनसी करेंगे, हार्दिक पांड्या करेंगे कैप्टनसी। तो भाई यहां पर याद रखो पंजाब 11, जो पंजाब की टीम में किंग्स 11 पंजाब, तो यहां पर जो शिखर धवन है वही कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। वैसे भी डब्ल्यूपीएल हो चुका है, डब्ल्यूपीएल का सेकंड सीजन हो चुका है
2024 में। और आप जानते हैं इस बार जो टीम जीती है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की वुमेन्स टीम। आरसीबी की वुमेन टीम ने इस बार चलिए मेरे भाई, बात समझ में आ रही है यहां तक? सब कुछ क्लियर है? अगर चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा? चलिए भाई अगले सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि इस बार रौद्र सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? देखो यहां पर दो तीन सम्मान ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और आपको याद होगा इसमें एक सम्मान है व्यास सम्मान। ये 2023 वाला जो 2024 में दिया जाएगा, यानी कि 2023 वाला व्यास सम्मान आपको याद आना चाहिए, पुष्पा भारती को दिया गया है, जो एक हिंदी लेखिका हैं, उनका नाम है पुष्पा भारती। और ये भी याद होना चाहिए कि इनकी जो किताब है बेसिक तौर पर उसके लिए इन्हें मिला है, और ये एक हिंदी लेखिका, हिंदी की राइटर हैं, पुष्पा भारती है जो। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, दूसरी बात इंपॉर्टेंट होगी कि सरस्वती सम्मान दिया जाता है, और ये सरस्वती सम्मान भी लिटरेचर में ही दिया जाता है, और ये पिछली बार तमिल लेखिका रही हैं शिव शंकरी के नाम से, उन्हें दिया गया था। लेकिन अब की बार यानी 2023 वाला जो 2024 के लिए होगा ये प्रभा वर्मा को होगा, यहां पर प्रभा वर्मा होंगे। और ये प्रभा वर्मा जो होंगे यहां पर याद रखिएगा, ये एक मलयालम भाषा के हैं, मलयालम लेखक हैं ये। तो ये मलयालम लेखक है, इनको याद रखिएगा। और फिलहाल इनको इनके किताब यानी कि रौद्र सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। इसी तरह से एक और अवार्ड होता है हमारे पास जिसे ज्ञानपीठ अवार्ड कहते हैं, आप जानते हैं ये सबसे बड़ा लिटरेचर का अवार्ड होता है। ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 जो दिया गया है बेसिकली अभी, वो दिया गया है गुलजार और राम भद्राचार्य को। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट होंगे, गुलजार और राम भद्राचार्य, राम भद्राचार्य जी को। चलिए भाई, तो ये इस तरह से आपको याद रखना है, प्रभा वर्मा इस बार के सरस्वती सम्मान 2023 के विजेता होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में रूस में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए? रशिया देश के अंदर भारत के नए राजदूत के रूप में कौन चुना गया है? हर देश में आप जानते हैं भारत अपना एक राजदूत, एक एम्बेसडर बनाकर नियुक्त करता, अपॉइंट करता है। हाई कमीशन भी आप इसे कहते हैं, हाई कमिश्नर बनाता है, उच्चायुक्त कहते हैं इंग्लिश हिंदी में। तो यहां पर रशिया में आप जानते हैं अभी व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रशिया के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। लेकिन फिलहाल याद रखिएगा म्यांमार में जो भारतीय राजदूत हैं उनका नाम है विनय कुमार। अब ये विनय कुमार जो है ना, अब ये म्यांमार से इनको शिफ्ट किया जा रहा है। म्यांमार में राजदूत है भारत के, लेकिन म्यांमार के बाद अब इन्हें रशिया में भारतीय राजदूत बना दिया गया है। तो नाम याद रहेगा लगभग आप लोगों को, रशिया में भारतीय राजदूत कौन होंगे? विनय कुमार होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में टाइगर ट्रंप नामक एक अभ्यास हो रहा है जिसमें दोनों देशों की तीनों सेनाएं, याद रखना दोनों देशों की तीनों सेनाएं शामिल हो रही हैं यहां पर, जिसको नाम टाइगर ट्रंप दिया गया है। ये टाइगर ट्रंप नाम से जो होने वाला अभ्यास है 2024 में होने वाली एक्सरसाइज है, जिसमें तीनों सेनाएं जो होंगी वो शामिल होंगी। यहां पर एक्सरसाइज हो रही है यहां पर, याद रखिएगा भाई। इंडिया और यूएसए के बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में होने वाली है ये, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों पार्टिसिपेट करेंगे। ये बेसिक तौर पर एक्सरसाइज जो होने वाली है यहां पर, इसके पीछे की वजह क्या है कि अगर कभी मानवीय सहायता देने की जरूरत हो, यानी कभी भी कोई संकट की स्थिति आ जाए, संकट समय में मानवीय सहायता, जो ह्यूमैनिटेरियन एड होती है, मानवीय सहायता होती है, उसको पहुंचाने के लिए दोनों देश अगर मिलकर काम करेंगे तो किस तरह से उनके बीच कोऑर्डिनेशन होगा, इसके लिए वो पहले से ही तैयारियां करके रखते हैं हमेशा, और उसी को हमने एक्सरसाइज का नाम देना है यहां पर। तो फिलहाल एक एक्सरसाइज आपको याद रखनी है जो कि इंडिया और यूएस के बीच होने वाली एक्सरसाइज, तीनों देश मिलकर करने वाले हैं, और ये लंबी एक्सरसाइज है जो इंडिया के ईस्टर्न साइड में, इंडिया के ईस्टर्न सी बोर्ड पर होने वाली है। चलिए भाई, तो होपफुली ये बात आपको याद रहेगी यहां पर इंडिया और, लेकिन अगर आप देखेंगे सर इससे पहले आप लगातार पढ़ा रहे हो, साइक्लोन 1 के नाम से हुई थी,
एक डेजर्ट साइक्लोन के नाम से, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, डेजर्ट साइक्लोन के नाम से हुई है। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ाया था सी डिफेंडर के नाम से हुई है रिसेंट में। फिर मैंने आपको बताया था एक समुद्र लक्ष्मण के नाम से हुई है। अब ये सारी जो एक्सरसाइज है किसके बीच में होंगी, तो देखो याद रखो, सी डिफेंडर तो इंडिया और यूएसए में ही हुई है, इंडिया और यूएसए की बीच में हुई है। साइक्लोन डेजर्ट इंडिया और यूएई के बीच में हुई है। साइक्लोन वन के नाम से इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई है। और समुद्र लक्ष्मण के नाम से इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई है। इन देशों के बीच में याद रखिएगा एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है। तो इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम होगा टाइगर ट्रम्प। होपफुली बात समझ में आ रही है मेरी आप लोगों को। चलिए भाई, अच्छे से बात क्लियर हो रही है। यहां पर अगला सवाल देखिए क्या होगा हमारा। हाल ही में यहां पर एक बात और याद रखनी है कि अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक याओंडे में हुई है। याओंडे या युआंडा, ये याओंडे जो है एक देश की राजधानी है। उस देश के अंदर एक डिक्लेरेशन किया गया है। यहाँ के 11 अफ्रीकी देशों के द्वारा एक शपथ ली गई है बेसिकली, कि 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए हैं जिसमें, और ये 11 अफ्रीकी देशों ने डिसाइड करा है कि हम जल्द से जल्द मलेरिया से जो मृत्यु होती है, मलेरिया से मौत जो होती है, उसको समाप्त करेंगे। यानी लगभग 2022 का डेटा कहता है कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा मलेरिया के कारण मृत्यु होती है, और 2022 में लगभग 5,80,000 लोगों की मृत्यु सिर्फ मलेरिया की वजह से हो गई थी। 5,80,000 जो डेथ है, जो मृत्यु है, सिर्फ मलेरिया के कारण हुई थी। तो मलेरिया एक गंभीर समस्या अफ्रीका के ज्यादातर देशों में, याद रखना। और इसीलिए 11 देशों ने मिलकर याओंडे के अंदर, वैसे ये कैमरून की राजधानी है, ये कैमरून एक देश अफ्रीका में, उसकी राजधानी का नाम है याओंडे। याओंडे या युआंडे, आप जो भी इसे पढ़ेंगे, प्रोनाउंशिएट करेंगे फिलहाल। और यहां डिक्लेयर किया गया है क्योंकि यहां पर मीटिंग हुई है और इसी में यह फैसला लिया गया है इसको समाप्त करने का। इसीलिए इसका नाम क्या रखा जाएगा? याओंडे डिक्लेरेशन बोला जाएगा। याओंडे डिक्लेरेशन बोला जाएगा। इसका संबंध 11 अफ्रीकी देशों में मलेरिया से होने वाली मृत्यु को समाप्त करने के लक्ष्य से होगा। बात क्लियर है? वैसे अफ्रीकन यूनियन के बारे में आपको याद होगा, अफ्रीकन यूनियन जिसकी राजधानी, जिसका हेड ऑफिस एडिस अबाबा में इथोपिया में है, याद रखिएगा, वो 55 देशों का एक संगठन जो G20 का परमानेंट सदस्य बन चुका है। यानी अब G20 की जगह वो G21 हो चुका है और लेटेस्ट मेंबर के रूप में अफ्रीकन यूनियन इसमें जुड़ गया है। बात याद रहेगी। चलिए यहां तक। अगला सवाल देखिए क्या होगा। हाल ही में एयर क्वालिटी, ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई हुई है ऑलरेडी, वैसे कि मैंने आपको बताया है कि सबसे खराब देशों की अगर बात की जाए, सबसे खराब राजधानी की बात की जाए, राजधानी के मामले में सबसे खराब, सबसे ज्यादा जो वायु की गुणवत्ता सबसे नीचे प्रदूषित है, वो दिल्ली की है। राजधानियों में दिल्ली टॉप पर है। शहरों की बात करें तो बेगूसराय शहर है, आता है, जो कि बेगूसराय शहर है दिल्ली बिहार के अंदर, ये सबसे खराब स्थिति में है। और अगर बात देश की जाए तो मैंने बताया था बांग्लादेश की हालात सबसे खराब हैं, उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है और उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। बांग्लादेश है, उसके बाद पाकिस्तान और फिर इंडिया का नंबर आता है। ये तीन पड़ोसी देश और तीनों की हालात सबसे ज्यादा खराब है पूरी दुनिया में। यानी भारत के विषय में अगर सवाल किया जाता है या तीसरा सबसे प्रदूषित पूछा जाता है तो वो हमारा भारत होगा। तो तीसरा सबसे प्रदूषित देश जो होगा वो भारत होगा। और ये सिर्फ एशिया में नहीं है या साउथ एशिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग सबसे खराब है और बांग्लादेश उसमें पहले स्थान पर आता है। वायु गुणवत्ता निगरानी सूचकांक के द्वारा IQ एयर इंडेक्स जारी की गई है, उसके अनुसार आपको ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर। हाल ही में भारत में एक रॉकेट बनाया गया है और इस रॉकेट को एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया। ऐसा करने वाला, यानी ये भारत का दूसरा प्राइवेट रॉकेट है। अगर हम बात करें भारत में प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस इंडस्ट्री एक्टिव कर दी गई है, प्राइवेट सेक्टर अलाउड कर दिया गया है स्पेस इंडस्ट्री के अंदर, यानी अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर, और यहां विदेशी पैसा FDI की भी अनुमति दे दी गई है। जो पहला प्राइवेट रॉकेट था, याद रखिएगा, पहला प्राइवेट रॉकेट वो बनाया गया था, पहला प्राइवेट रॉकेट, उसका नाम रखा था विक्रम-S। याद रखना भाई, सारी बातें ही तो कुछ सीखनी होती है एग्जाम से पहले। विक्रम-S रखा गया था सर उसे, और इसको एक स्काई रूट एरोस्पेस नाम की कंपनी ने बनाया था। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है जो
उसके द्वारा ये प्राइवेट रॉकेट बनाया गया था पहला, जिसको विक्रम एस बोला गया था। अच्छा, जो दूसरा प्राइवेट रॉकेट लाया गया रिसेंटली, सेकेंडली दूसरा प्राइवेट रॉकेट लाया गया भाई, तो याद रखना ये आपके पास अग्निबाण के नाम से रखा गया, अग्निबाण। और ये जो अग्निबाण होने वाला है, इसको यहां एक कंपनी है जिसका नाम है अग्निकूल कॉस्मोरोस, अग्निकूल के नाम से है। तो अग्निकूल नाम से जो कंपनी है, बेसिकली उस कंपनी ने देखो यहां पर ये बनाया है, इसको याद रखना है। तो अग्निकूल कॉस्मोस के नाम से है और ये चेन्नई बेस्ड एक कंपनी है। तो चेन्नई की एक कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया है इसे। ये दूसरा प्राइवेट रॉकेट होगा, यानी कि तमिलनाडु के अंदर इसको बनाया गया है और हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है। भारत का दूसरा निजी तौर पर विकसित रॉकेट जो होगा विक्रम एस के बाद होगा सर ये, और इसे तमिलनाडु में इसका प्रक्षेपण कर दिया गया है। चलिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये एग्जाम के लिए। अगला है कि भारत में अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा आप जानते हैं कि चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव का समय है, और एआई टेक्निक का इस्तेमाल होने का डर लगातार सता रहा है। मैंने आपको बताई थी ये बात कि साउथ कोरिया के अंदर अभी एक डेमोक्रेसी के लिए एआई कितना खतरनाक हो सकता है, इसके लिए एक सम्मेलन किया गया था। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है चुनाव में किसी के खिलाफ गलत प्रचार करने के लिए भी और गलत जानकारियों को शेयर करने के लिए। लेकिन यहां पर मेटा, यानी कि फेसबुक कहते हैं जिसे, मेटा के द्वारा देखो यहां पर अनाउंसमेंट कर दी गई है कि भाई वो यहां पर एक योजना लेकर आएगा, यहां पर एक कॉन्सेप्ट लेकर आएगा जिससे कि एआई जनित, यानी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से कोई नकली सामग्री बनाई गई है तो उसको रोका जा सके, उसका निवारण किया जा सके, उससे निपटा जा सके। वरना लोकसभा चुनावों में इसका एक बैड इंपैक्ट हो सकता है। और आप जानते हैं कि इसमें बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो उनको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास फंडिंग भी ज्यादा है, वो एआई टेक्निक का अच्छा इस्तेमाल भी कर सकती हैं, ज्यादा बेहतर लोगों को अपॉइंट कर सकती है अपने साथ, और किसी के खिलाफ भी, यानी कोई ऐसी स्पीच को वायरल किया जा सकता है जो उसने दी ही ना हो, उसी की आवाज में ऐसा लगेगा कि वही वो स्पीच दे रहा होगा। और आप फिर धार्मिक तौर पर लड़ सकते हैं, आप वहां पर जातिगत आधार पर लड़ सकते हैं, देश के विरुद्ध कोई बात हो सकती है, और ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई फेक न्यूज हो सकती है। इसलिए आज के समय में अगर कोई सच में भी ऐसी कोई बात करेगा ना, तो फिर हम सोचेंगे शायद इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा। तो ये बात है कि सच और झूठ का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा एआई टेक्निक का जब सही इस्तेमाल होना शुरू होगा। तो सही का मतलब प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए कहा जा रहा है डेमोक्रेसी के लिए बड़ा डेंजरस है ये एआई टेक्नोलॉजी जो होगी। चलिए, फिलहाल इसको लेकर मेटा ने बात की है कि इसको लेकर निपटा जा सके और लोकसभा चुनावों में इसके असर को कम से कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हाल ही में, आपको याद रखना, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, और ये यूपी पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म लाई है ताकि यहां पर जो यूपी की पुलिस है वो इस बात को कंप्लीटली फोकस कर सके यहां पर कि वो सारे जो क्राइम कर रहे हैं, देखो एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके कि कौन सा क्रिमिनल इस समय कहां पर होगा, यानी उनको ट्रैक किया जा सकता है बेसिकली। तो यहां पर जो क्राइम जीपीटी है एक तरह से उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और यहां पर एक इसको नाम दिया गया त्रिनेत्र, तीसरी आंख बोल लिया गया इसे। ये त्रिनेत्र ऐप 2.0 होगा, और ये बेसिकली यूपी पुलिस के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा क्राइम के जीपीटी के केस में। और ये बहुत जबरदस्त होने वाला, अगर इसका सही इस्तेमाल हुआ तो आसान नहीं होगा क्रिमिनल्स के लिए बचना या छुपाना, क्योंकि उनको फिर पकड़ा जाएगा भाई। हाल ही में विलियम डेल रिम्पल, जो भी नाम पढ़ेंगे आप इसे, विलियम डेल रिम्पल, हाल ही में एक किताब लॉन्च की गई है जिसमें बताया है, द गोल्डन डेज नाम एक किताब है जिसमें उन्होंने बताया है हाउ एंशिएंट इंडिया जो है, जो इंडिया है, एंशिएंट इंडिया जो भारत का पुराना इतिहास रहा है, उस इन्हें किस तरह से यूरोप को बदला है, किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है, पूरी दुनिया को बदला है, यानी पूरी दुनिया के लिए एंशिएंट इंडिया ने क्या कुछ किया है। तो वो सब कुछ बताया इन्होंने अपनी किताब में, और इसको कर्नाटक के हम्पी में लॉन्च किया गया है। तो एक किताब है जो कि भारत के कल्चरल हेरिटेज को बताती है, भारत की एंशिएंट हिस्ट्री को बताती है, और बताती है कि वर्ल्ड में उसका क्या प्रभाव पड़ा। इस किताब को लिखा गया है किसके द्वारा? विलियम डेल रिम्पल के द्वारा। बिल्कुल आराम से ये सारी बातें याद हो जाएंगी, कोई जल्दी नहीं है इसके अंदर, कोई बहुत लंबी कहानी याद नहीं करनी है भाई। अच्छा, अभी हाल ही में आप जानते हैं कि एक ट्यूलिप गार्डन है जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में डल लेक के पास है, और ये ओपन कर दिया गया पब्लिक के लिए। ट्यूलिप गार्डन में आप चाह सकते हैं, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है ये।
ओपन कर दिया गया, यही यहां पर न्यूज है। लेकिन इसको पूर्व में क्या कहा जाता था, इसको पहले सिराज बाग कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम ट्यूलिप गार्डन जो है वो किसके नाम पर रखा गया है, इंदिरा गांधी के नाम पर। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन होगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है और फिलहाल पब्लिक के लिए खोल दिया गया, ओपन कर दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं ये वो टाइम पे है जिस समय मोस्टली अगर आप दिल्ली के अंदर देखेंगे तो वहां भी आपको ये नजर आएगा कि वहां ट्यूलिप गार्डन नहीं है, वहां पर अमृत उद्यान है, और उस अमृत उद्यान को भी ओपन कर दिया गया है। चलिए भाई, तो सिराज बाग कहा जाता था और इसी का नाम इंदिरा गांधी ट्यूलिप मेमोरियल गार्डन होने वाला है। चलिए भाई, अगला सवाल है। हाल ही में भारत ने एक अफ्रीका यूरोप के देशों के साथ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, जो हमारी EFTA है, $100 के मुक्त व्यापार का समझौता करा है, जिसमें सबसे बड़ा व्यापार भारत किसके साथ करेगा। तो भारत यूरोप के साथ लगातार जो व्यापार करता है, याद रखना भारत और यूरोप के बीच में जो व्यापार है वो लगभग आपको याद रखना है कितना होगा। सर ये हर साल बदलता रहता है बेसिकली, लेकिन भारत और यूरोप के बीच में एक साल में लगभग 18.65 बिलियन डॉलर का जो है व्यापार हुआ था। बिलियन डॉलर का जो ट्रेड करा था भारत ने यूरोप के साथ 2022-23 में। तो एक साल में इंडिया यूरोप का ट्रेड लगभग इतना होता है। ये पूरे यूरोप के साथ है इंडिया का ट्रेड, यानी EFTA के साथ है। वर्ष 2022-23 का डेटा कहता है ये। और अब भारत ने इसके साथ $100 बिलियन के लिए टारगेट किया है, $100 अरब के लिए टारगेट किया है। लेकिन याद रखना यूरोप में भारत सबसे ज्यादा व्यापार किससे करता है, तो नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड। भारत जो है वो सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड के साथ डील करता है, और उसके बाद जो नंबर 2 पर आता है वो नॉर्वे आता है। भारत नॉर्वे के साथ नंबर 2 पर है डील करने के मामले में। अगर सभी यूरोपीय देशों को देखा जाए तो जो नॉर्वे होगा वो सेकेंड नंबर पर होगा, स्विट्जरलैंड जो है वो पहले नंबर पर होगा। इसके साथ भारत ने डील की, और सबसे बड़ा योगदान जो होगा, क्योंकि पूरे यूरोप का $100 बिलियन है और उनमें से सबसे बड़ा योगदान भारत स्विट्जरलैंड के साथ करेगा। तो यूरोपीय देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार स्विट्जरलैंड होगा। हाल ही में ILO जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हो सर, ILO जो है इसका मुख्यालय जेनेवा में है। 187 देशों का लेबर राइट्स के लिए काम करने वाला संगठन है ये। 1919 में बना है ILO। कई सारी रिपोर्ट भी रिलीज करता है, लेकिन ILO ने बताया है कि जो जबरन यानी कि जो फोर्स्ड लेबर होती है, जो यहां पर जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी है, जबरन मजदूरी कराई जाती है, ये आज भी दुनिया भर के देशों में होती है। और यहां पर इसने कहा है कि जो सेंट्रल एशिया और यूरोप है वो सबसे ज्यादा, सेंट्रल एशिया और यूरोप जो है वो इस मामले में सबसे आगे है। क्योंकि जब आप फोर्स्ड लेबर से काम कराते हैं, उनको सही मजदूरी नहीं देते, और इस कारण कंपनियों की लागत कम आती है, प्रॉफिट बच जाता है। और कंपनियों का ये जो प्रॉफिट होता है इलीगल तरीके से, लगभग साल का $236 बिलियन का, फोर्स्ड लेबर की वजह से साल का $236 बिलियन का, सोचिए जरा ध्यान से, यहां पर इलीगल प्रॉफिट हो जाता है कंपनियों को। क्योंकि उन देशों को, उन कंपनियों को जो कि फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल करती हैं, ये एक तरह से उनकी लागत उनको नहीं दी जा रही होती, ये इलीगल प्रॉफिट हो जाता है। और इस मामले में सेंट्रल एशिया के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। सेंट्रल एशिया है, यूरोप है उसके अंदर, उसके बाद अमेरिका और बाकी देश आते हैं। तो सेंट्रल एशिया और यूरोप मिलाकर अगर आप देखेंगे, ये वाला पोर्शन देखेंगे, तो लगभग ये नंबर 1 पर होगा। इसके बाद एशिया एंड पैसिफिक आता है, यानी बाकी का बचा हुआ एशिया और पैसिफिक यानी ऑस्ट्रेलिया की साइड जो होगी, ये दूसरे नंबर पर हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो अमेरिका आता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा फोर्स्ड लेबर के द्वारा जो इलीगल प्रॉफिट है, देखो एक होता है नंबर में जो फोर्स्ड लेबर आपको ज्यादातर नजर आएगी वो कहां पर होगी, या तो अफ्रीका में होगी या एशिया में होगी। पर जो उनसे होने वाले प्रॉफिट की बात हो रही है इलीगली, वो यूरोप और सेंट्रल एशिया में होगी। इस मामले में यूरोप और सेंट्रल एशिया जो होगा वो नंबर 1 पर होगा। यूरोप एवं मध्य एशिया जो होगा, ILO के हिसाब से सबसे ज्यादा अवैध मुनाफा यही कमाते हैं। और दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है, दूसरी लगातार यहां पर याद रखना सर, हैप्पीनेस रिपोर्ट आ चुकी है, हैप्पीनेस इंडेक्स आ चुकी है, दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसे UNSDN बनाता है, यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क बनाता है। और यह बात आपको याद होनी चाहिए कि दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में लगातार नंबर 1 पर, नंबर 1 जो होगा वो फिनलैंड होगा।
हैप्पीनेस इंडेक्स आई है जो रिसेंटली, उसमें आप जानते हो जो नंबर 1 होगा वो कौन होगा, वो फिनलैंड होगा। लगातार 7वीं बार ऐसा हो रहा है कि फिनलैंड इसमें नंबर 1 पर होगा। लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए सर कौन नंबर 1 पर नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियस है, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, और आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद इसके नीचे जो देश आएंगे वो कौन कौन से होंगे। चलिए कोशिश करिए और मुझे बताइए यहाँ पर कि कौन से देश होने वाले हैं यहाँ पर जो उतने ज्यादा खुश नहीं है। भारत की रैंक में कोई बदलाव नहीं है, भारत की रैंक में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। चलिए, तो भारत की रैंक में फिलहाल कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो नंबर 2 पे क्या होगा, डेनमार्क होगा। फिर चलिए बढ़िया है भाई आपकी बात, डेनमार्क होगा। उसके बाद आइसलैंड होगा, उसके बाद स्वीडन होगा। आइसलैंड होगा और उसके बाद 3 ही याद कर लो, चलो चौथा भी लिख लो, स्वीडन होगा। और उसके बाद याद रखो 126 नंबर हमारा इंडिया होगा। और इंडिया की रैंक में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। और 143 नंबर पे अफगानिस्तान होगा, सबसे नीचे अफगानिस्तान होगा। 143 कंट्रीज की इस रिपोर्ट में सबसे नीचे अफगानिस्तान होगा भाई। तो यहां सिंगापुर की रैंक जो है, मैं यहां पे लिख दूं, चलो सिंगापुर की जो रैंक है वो 30 है। और ये एशिया में सबसे खुशहाल है, याद रखना, एशिया में इससे ज्यादा खुशहाल एशिया में कोई नहीं है। तो लगातार दूसरी बार भी एशिया में, वैसे इसकी रैंक पिछली बार 25 थी, अब की बार 30 है, लेकिन पहले भी एशिया के अंदर टॉप में था और इस बार भी टॉप पर होगा एशिया के अंदर। तो चलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास को, और होपफुली आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे मेरे साथ, और आप एक एक सवाल को ध्यान से देखेंगे। सवाल कहता है कि हाल ही में लोकसभा चुनावों में एआई से बनी हुई नकली सामग्री हो तो उससे निपटने के लिए यहां पर क्या करा जा रहा है, यहां पर मेटा कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। अग्नि बाण जो भारत का दूसरा प्राइवेट रॉकेट होने वाला है, इसको अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता के मामले में तीसरा सबसे खराब देश पाकिस्तान बांग्लादेश के बाद भारत होगा। हाल ही में अफ्रीका के 11 देशों ने योआंडे डिक्लेरेशन किया है मलेरिया से होने वाले मौतों की संख्या को कम करने के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम, प्लेटफॉर्म का नाम होगा त्रिनेत्र ऐप 2.0। टाइगर ट्रंप नाम से अभ्यास किया इंडिया यूएसए, जिसमें तीनों सेनाएं शामिल होंगी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और ये मानवीय सहायता को पहुंचाने के लिए की जा रही है। विलियम डेरपिल द्वारा लिखी गई कहानी द गोल्डन रोड जो किताब है, इसमें भारत के कल्चरल हेरिटेज को, भारत की एंशियंट इंडिया की बात की गई है। रूस में नए भारतीय राजदूत के रूप में विनय कुमार, जो इससे पहले म्यांमार में राजदूत हैं, उनको अपॉइंट किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का पूर्व में नाम सिराजबाग था। रौद्र सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया जा रहा है मलयालम राइटर प्रभा वर्मा को। आईपीएल 2024 के लिए दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान के रूप में ऋषभ पंत को ही नियुक्त कर दिया गया है। पिछली बार चोट के कारण कैप्टेंसी नहीं कर पाए थे। हाल ही में भारत में सबसे ज्यादा यूरोपीय देशों में व्यापार में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर और नॉर्वे नंबर 2 पर आता है। भारत ने $100 अरब का एग्रीमेंट साइन किया है। आईएलओ के अनुसार सबसे अधिक मुनाफा इलीगल या फोर्स्ड लेबर के द्वारा कमाया जाता है यूरोप और सेंट्रल एशिया के अंदर। तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में झारखंड के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन को ही अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और लगातार 7वीं बार फिनलैंड नंबर 1 पर है खुशहाली में। एशिया में लगातार दूसरी बार सिंगापुर टॉप में आता है, टॉप 30 पर आता है इस बार। खुशहाली में भारत की रैंक 126 थी और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो होपफुली ये आज की क्लास है और उसके बेहतरीन सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। हर एक सवाल मैंने आपको लगभग करा दिया है, जो जरूरी चीजें वो बता दी हैं। आज के लिए इतना ही है, बाकी करेंगे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वीकली करंट अफेयर भी करते रहिए, और इस महीने के लास्ट के रिवीजन टॉप 100 वगैरह सब कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।